नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और दोस्तों ये सभी ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका भंडारण शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका विटामिन सी यहाँ पर है, इसका जो भंडारण हो वो दोस्तों आपके शरीर में नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों आपका जो विटामिन सी और जो विटामिन बी है, ये दोस्तों ऐसे विटामिन है, ये जल में घुलनशील, दोस्तों ये आपके जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों इसलिए इनका जो भंडारण शरीर में नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों ये मूत्र की जो है मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए इनका जो भंडारण है शरीर में नहीं हो पाता है। ठीक है, आपका जो विटामिन ए है इसका भंडारण हो पाता है। ठीक है, और जो आपका विटामिन डी हो गए, ये सभी दोस्तों जो है इनका भंडारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है बी और जो सी है इनका दोस्तों जो आपका भंडारण है वो शरीर में नहीं हो पाता, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी यहाँ पर आपको बताना है जो विटामिन डी है इसकी जो मात्रा है वो सर्वाधिक किसमें होती है, मछली के यकृत का तेल में, या गेहूं में, या गाय के दूध में, या मूंगफली में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपका विटामिन डी की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो मछली के यकृत के तेल में होती है। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर बात करें यहाँ पर विटामिन डी की, तो दोस्तों विटामिन डी का जो है इसकी कमी से जो होने वाला रोग है बच्चों में, दोस्तों वह रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसे हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। यानी दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल जो है वो आपके विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। यानी दोस्तों मानव शरीर में जो लाल रक्त कण होते हैं इनका दोस्तों जो निर्माण वो कहाँ पर होता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अस्थि मज्जा में। दोस्तों जो आपका अस्थि मज्जा होता है यहाँ पर जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका निर्माण होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसको सर्वग्राही कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो ए बी पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ए बी प्लस यानी ए बी जो पॉजिटिव होता है दोस्तों ये सर्वग्राही होता है। और जो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो होती है। यानी दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि जो है कौन से हार्मोन का उत्पादन करती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है। तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का जो है ये उत्पादन करती है। और यहाँ पर जो उत्पादन करती है जो क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, या अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करता है, या उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, या गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो इनमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दोस्तों आपका उपापचयी दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी थायराइड जो ग्रंथि होती है थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन्स का जो उत्पादन करती है, जिसका उपयोग किस में होता है, वो उपापचयी जो दर होती है इसको नियंत्रित करने में होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। यानी दोस्तों अगर बात करें जो आपातकालीन स्थिति के दौरान जिस हार्मोन का उत्सर्जन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों वो आपका एड्रेनलिन, दोस्तों जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये आपातकालीन स्थिति के दौरान जो है उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, या डीएनए और प्रोटीन, या आरएनए या शुगर। देखिए ये भी क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़े हैं तभी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार के जो होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन, यानी गुणसूत्र में क्या होता है, आपका डीएनए होता है दोस्तों, और आपके जो है प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। यानी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कौन से ऊतक का प्रयोग जो है वो नख और खुर और सींग के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो नख होते हैं यानी नाखून हो गए, खुर हो गए जानवरों के, और जो सींग होते हैं इनमें दोस्तों जिस ऊतक का उपयोग हुआ है उस ऊतक का दोस्तों नाम है वो है, आपको ध्यान रखना, किरेटिन। दोस्तों किरेटिन जो नामक ऊतक है इसका उपयोग नख, खुर और सींग बनने में होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऊतक है या किस प्रकार के ऊतक हैं जिनका उपयोग शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में होता है। तो दोस्तों उस ऊतक का नाम होता है एपिथेलियमी ऊतक। दोस्तों कौन सा, एपिथेलियमी ऊतक जो है इसका जो उपयोग दोस्तों शरीर की सुरक्षा और कवच का कार्य करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो वह है दोस्तों आपके वाटसन के द्वारा दोस्तों आनुवंशिकता को, जो आनुवंशिकता का विज्ञान है इसको आनुवंशिकी कहा गया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी स्टडीज से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि जो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का जो अध्ययन है, स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी दोस्तों क्या होता है जिसे हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं, पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये दोस्तों पर्यावरण का जो अध्ययन होता है, आसपास के परिवेश का जो अध्ययन है उसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि जो मांसपेशियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे मायोलॉजी के नाम से, इसके नाम में ही नाम छुपा हुआ है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। क्या होता है दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन, आप लोग रट लीजिए मायोलॉजी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, एसएससी में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है जो
हीमोग्लोबिन जो है इसके संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो दोस्तों आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी CO जो होती है दोस्तों, ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर खून में यानी रक्त में एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है। तो इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन है वो दोस्तों ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या दोस्तों? ओलेरी कल्चर। ठीक है, आपको ध्यान रखना वो क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? यानी दोस्तों आपका जो मादा पुष्प होता है इसका कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर निषेचन होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडाशय। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? यानी दोस्तों जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, इनको कौन सी स्थिति में जो है संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और नम स्थिति में, या गर्म और शुष्क स्थिति में, ठंड और शुष्क स्थिति में, या गर्म और नम स्थिति में? तो आपको ध्यान रखना है, आपकी जो ठंड और शुष्क स्थिति होती है इस स्थिति में जो है बीजों को सुरक्षित यानी संरक्षित किया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित रोग है? देखिए एक फसलों से संबंधित रोग है, तो आपको बताना है जो मिलीबग एक रोग है, फसल से संबंधित है, तो ये कौन सी फसल का रोग है? तो दोस्तों ये जो है सरसों का रोग है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अगर बात करें दोस्तों रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है जीरोफाइटस। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? यानी दोस्तों यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल, सेल मीन्स दोस्तों आपकी कोशिका होता है। तो पावर हाउस ऑफ जो सेल है वो किसको कहा जाता है? यानी कोशिका का ऊर्जा का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए साइंस के क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।